हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को स्टार्ट किया है और हमने इसके जो साहित्यिक स्रोत है उसको पूरी तरीके से डिटेल से कवर कर लिया है। उन वीडियोस को आपने अगर ना देखा हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रमवार वहां पर जाकर के एक एक वीडियोस को देख सकेंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने जो इसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेख को पूरी तरीके से डिटेल से कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में अभिलेख के अलावा जो भी पुरातात्विक स्रोत बचे हुए हैं जैसे कि मुद्रा, स्मारक, मृदभांड या जो चित्रकारियां थी उन सबको पूरी डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा क्या थी, किस प्रकार से इनका क्या योगदान था पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन समय को या प्राचीन इतिहास को जानने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं जो मुद्रा है, ये मुद्रा क्या है। तो मुद्राएं सबसे महत्वपूर्ण स्थान अदा करती हैं या सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं अभिलेखों के अलावा या साहित्यिक स्रोतों के अलावा। लेकिन हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने अभिलेख को पूरी तरीके से पूरी डिटेल से कवर किया हुआ है। वहां से आप जाकर के देखेंगे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट और फैक्ट के रूप में आपको वहां पर मिलेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं आज की वीडियो में मुख्य रूप से मुद्राओं का जो चलन था वो मुख्य रूप से सिक्कों के रूप में हुआ करता था। और जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, यानी जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो आहत सिक्के ये मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं इन सब में इन जो प्राचीन सिक्के हैं ये इन पदार्थों के रूप में देखे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा। तो इन प्रकार के यानी इन सभी पदार्थों में इन शीशों को आप इन सिक्कों को आप देख सकते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? तो आहत सिक्कों का अर्थ ये हो गया कि ऐसे सिक्के जिनको दाब दे करके उन पे कुछ छाप करके कोई भी निशान बनाया जा सकता था। तो आहत का मतलब ही होगा कि किसी चीज को चोट पहुंचा करके बनाया जाना। तो आहत सिक्के क्या होते थे? इन्हें पंचमार्ग कॉइन भी कहा जा सकता है, पंचमार्ग कॉइन भी इन्हें कहा जा सकता है। आहत सिक्कों को पंचमार्ग कॉइन्स भी इन्हें कहा जा सकता है। इसके अलावा जो साहित्य ग्रंथ हैं, जो साहित्य ग्रंथों में इनको शतमान कहा जाता है, शतमान कहा जा सकता है, पुराण कहा जाता है। पुराण के अलावा हरण कहते हैं इनमें, हरण, या इसके अलावा इसे काशार्पण कभी कहा जा सकता है। यानी आहत सिक्कों को काशार्पण, हरण, पुराण, शतमान ये साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत आहत सिक्कों को कहा जाता है। और प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं जिन्हें पंचमार्ग कॉइन भी कहा जाता है, शतमान कहा जाता है साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार, पुराण, हरण या काशार्पण भी साहित्य ग्रंथों के अनुसार इन्हें कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझना है कि आहत सिक्के क्या होते हैं। तो जो पंच करके दाब करके उन पर कुछ चित्र जो उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे दाब के माध्यम से, पंच के माध्यम से या आहत करके, तो ऐसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। और इनको पंचमार्ग कॉइन, शतमान, पुराण, हरण और काशार्पण भी कहते हैं। मुद्रा सिक्कों के रूप में मुख्य रूप से प्रचलित है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा, मुख्य रूप से इन पदार्थों में आहत सिक्कों को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो मुद्राएं हैं या जो सिक्के हैं, तो मुद्राओं या सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, या इसे अगर हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा क्या है, मुख्य रूप से सिक्कों के रूप में देखा जा सकता है। इन पदार्थों यानी सोना, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा, इनके रूप में ये मुद्राएं या जो सिक्के होते थे। और जो प्राचीन भारतीय सिक्के उन्हें आहत सिक्के इन पंचमार्ग, शतमान, पुराण, हरण, काशार्पण नामों से ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो आहत सिक्के होते हैं तो उन आहत सिक्कों पे कोई लेख नहीं होता। मैंने आपको बताया कि उत्कीर्ण करके या पंच करके या दाब के माध्यम से इन सिक्कों को बनाया जाता था। तो जब इस पे लेख नहीं होता था, क्या इस पे लेख नहीं होता था, क्या होता था? तो कुछ निशान होते थे जैसे हाथी, पेड़, मछली, सांड या अर्धचंद्र जो आकार है इनका लेख होता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ उत्कीर्ण जो सिक्के हैं जिनपे कुछ चित्र उत्कीर्ण होते थे, लेख नहीं होता था, तो इस प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। अगर लेख नहीं होता था तो
ये उत्कीर्ण होते थे। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो इन सिक्कों पर जो लेख है, तो इन सिक्कों पर जो लेख है वो सबसे पहली बार यवन शासकों के समय में देखा गया। यवन शासकों ने सबसे पहली बार इन सिक्कों पर कोई भी लेख लिखा था। या इसके अलावा जो हिंद यवन शासक थे, हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहली बार जो डाई विधि थी, इस डाई विधि का यहां पर प्रयोग भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने किया था। इसके अलावा जो हिंद यवन शासक हैं, इन्होंने सबसे पहली बार स्वर्ण सिक्कों का भारत में प्रचलन शुरू किया था, या स्वर्ण मुद्राओं को इन्होंने जारी किया था। तो अभी तक हमने देखा कि मुद्रा क्या है। इनका मुख्य रूप से सिक्कों के रूप में इनका उपयोग करते थे, इन पदार्थों में इनका उपयोग किया जाता था। जो मुद्रा है या जो सिक्के हैं, इनके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र हिंदी में कहते हैं। इनमें जो इस प्रकार के हाथी, पेड़, मछली, सांड, जो अर्धचंद्र हैं, इनका जो आकार उत्कीर्ण किया जाता था, छापा जाता था आहत करके या पंच करके, लेकिन इस पे कोई लेख नहीं होता था। जो कोई लेख नहीं होता था, लेकिन अगर भारत में यवन शासकों ने इस पर सबसे पहले लेख लिखा था, और इन्हीं हिंद यवन शासकों ने यहाँ पर डाई विधि का सबसे पहले भारत में प्रयोग किया था। इसके अलावा जो स्वर्ण सिक्के हैं, इन यानी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनका भी उपयोग भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासकों के द्वारा ही किया गया था। अब इन सिक्कों का अपना क्या उपयोग है, इसके लिए हम जानते हैं कि जब लेख नहीं थे, लेकिन जब इन पे लेख उत्कीर्ण किए गए या लिखे गए, तो इनमें कुछ देवताओं के नाम, तिथियों के नाम, कुछ राजाओं की वंशावली कि किस समय क्या राजा था, उसके समय समाज की आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक क्या स्थिति हुआ करती थी। तो आइए कुछ और देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि कुछ देवताओं के, तिथियों के या राजाओं के नाम आपको देखने को मिलते थे। और जो प्राचीन गणराज्य हैं, उन प्राचीन गणराज्यों में मुख्य रूप से उनकी जो वंशावली है, उनकी वंशावली या उनके वंशावली का अर्थ यहाँ पर हो गया कि किस राजा के बाद कौन सा राजा देखने को मिलता था, और पूरा तिथि क्रम आपको देखने को मिलता था। इसके अलावा जो कनिष्क सिक्के हैं, तो कनिष्क सिक्कों से आपको उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसकी वीणा यानी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने का शौकीन था या वीणा बजाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वीणा प्रेमी होता था समुद्रगुप्त, और ये उसके एक सिक्कों से मिला है, एक सिक्के से मिला है जिस पर उसकी वीणा बजाती हुई एक फोटो या चित्र बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं, तो हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को, मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग भारत में शुरू किया था। और जो सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के थे, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का इस्तेमाल या प्रयोग या प्रचलन यहाँ पर कुषाणों के द्वारा किया गया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन या इनकी मुद्राओं को, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्कों की मुद्राओं को जारी किसने किया था, तो गुप्त शासकों के द्वारा इसका जो प्रचलन सबसे अधिक किया गया था स्वर्ण सिक्कों का। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जो शीशे की जो मुद्रा है, तो शीशे की मुद्रा सबसे पहले सातवाहन वंश के लोगों ने स्टार्ट किया था, या सातवाहन वंशों ने सबसे पहले शीशे की मुद्राओं का प्रयोग शुरू किया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया कि सबसे पहले मुद्रा, तो मुद्रा किन पदार्थों में होती थी, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। प्राचीन जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के, उनके अलावा पंचमार्क, काशार्पण, उनके अन्य नामों को हमने देखा। उस पर लेख नहीं होता है, आहत सिक्कों पर होता था, तो उस पर लेख का कार्य सबसे पहले यवन शासकों के द्वारा किया गया। और यहाँ पर डाई विधि का सबसे पहले प्रयोग हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया। इसके अलावा इन्हीं हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं का सबसे पहले प्रचलन भारत के अंतर्गत शुरू किया गया। और इस पे जो आहत सिक्कों पर कुछ चित्र उत्कीर्ण होते थे, हाथी, पेड़, मछली, अर्धचंद्र, इस प्रकार से। और इसके अलावा इनका उपयोग यह था, जो सिक्के थे उन पर देवताओं, तिथियों, राजाओं के नाम उत्कीर्ण हुआ करते थे, जिससे उनके गणराज्य का अस्तित्व पता चलता था, या उससे जिसकी सामाजिक स्थिति, जैसे कि कुषाण के सिक्के पर मैंने आपको बताया, कनिष्क के सिक्के पर बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। और जो समुद्रगुप्त है उसके वीणा वाले चित्र से मालूम पड़ता है कि वह वीणा प्रेमी था। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट है और कुछ कंसेप्ट है, इसको मैंने आपको बताया मुद्रा को लेकर के। अब इसके बाद हम समझेंगे स्मारक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर स्मारकों की बात करते हैं, तो स्मारक के अंतर्गत आपके कुछ विशेष रूप से मंदिर आ जाएंगे,
कुछ मंदिर होंगे जो कि स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ आपके स्तूप होंगे, कुछ समाधियां होंगी, कुछ समाधियां। तो ये सभी क्या होते हैं, स्मारक के अंतर्गत आते हैं। अब स्मारक के दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है देशी और एक होता है विदेशी। देशी स्मारक के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, आपके जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के अलावा नालंदा, तो ये कुछ हैं जो देशी स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। और विदेशी स्मारकों को अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके जो अंकोर वाट मंदिर है, इसको देखा जा सकता है। आपका जो बाली जो द्वीप है उस पर कुछ मंदिर ऐसे, उनको भी देखा जा सकता है। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे स्मारकों को, अभिलेख, मुद्रा, और इसके बाद हम देखेंगे स्मारक। तो स्मारकों के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया कि जो सार्वजनिक भवन है, मठ है, मंदिर है, स्तूप हैं, ये सभी स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। स्मारक को मैंने आपको बताया दो प्रकार के स्मारक हैं, एक है देशी स्मारक, एक है विदेशी स्मारक। देशी स्मारकों के अंतर्गत आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हस्तिनापुर और जो आपके नालंदा है, ये सभी स्मारक जो हैं ये आपके देशी स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर विदेशी स्मारकों की बात करें या विदेशी ऐसे मंदिर हैं जैसे कि अंकोर वाट का मंदिर, यानी कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, तो ये आपका विदेशी आता है विदेशी स्मारकों के अंतर्गत। तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, इसके अलावा जो जावा का बोरोबुदुर मंदिर है, बाली से प्राप्त कुछ मूर्तियां हैं, बोर्निया का जो मकरान है, बोर्निया के मकरान से कुछ जो प्रतिमाएं या मूर्तियां मिली हैं। तो इससे क्या है, उनके कालक्रम होने की जानकारी मिलती है, उनकी जो भारतीय संस्कृति है इसकी जानकारी मिलती है कि जो भारतीय संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी और उसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार से हमने देशी विदेशी जो स्मारक है उनको देखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कुछ स्तूप थे, तो कौन कौन से, सारनाथ और सांची का जो स्तूप है, सारनाथ और सांची के कुछ प्रसिद्ध स्तूप हैं, ये आपके स्तूप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो स्मारक है ये कौन कौन से हैं, सार्वजनिक भवन है, मठ है, मंदिर है, चैत्य, स्तूप या समाधियां हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। इससे क्या मिलता है, इससे हमें तत्कालीन समय की जो इनकी स्थापत्य और जो मूर्ति कला थी इसकी जानकारी मिलती है इन सभी स्मारकों से। मूर्ति कला भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मथुरा शैली और एक होती है गांधार शैली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्मारकों के अंतर्गत सार्वजनिक भवन, मठ, मंदिर, चैत्य, स्तूप, समाधियां आती हैं। इनसे जो तत्कालिक स्थापना यानी क्या कला थी, कि किस प्रकार की कलाएं थी, स्थापत्य कला कैसा था, इसकी हमें जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया गांधार और मथुरा शैली में मूर्ति कला होती थी। अगर मंदिर की बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी कि मूर्ति कला दो प्रकार की गांधार और मथुरा शैली में होती थी। मंदिर आपके मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के, लेकिन ओवरऑल 4 प्रकार के मंदिरों की यहाँ पर मतलब ये इनको 4 प्रकार की कैटेगरी या 4 प्रकार के आपकी जो इनकी जो स्थापना कला है, स्थापत्य कला है, वो उस किस प्रकार की बनावट है, मुख्य रूप से 3 और ओवरऑल 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे नागर, द्रविड़, बेसर और पंचायतन। नागर शैली जो होती है वो मुख्य रूप से उत्तर भारतीय जो भी मंदिर हैं, तो उत्तर भारतीय मंदिरों की जो बनावट की शैली है वो है आपकी नागर शैली। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जो मंदिर हैं उनमें इस प्रकार के कुछ गुंबद बने होते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर भारत के अगर मंदिरों की बात हम करते हैं तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वहां मुख्य रूप से आप देखेंगे कुछ गुंबद टाइप के जो बने होते हैं, ऊपर झंडा वगैरह लगा होता है। तो ये जो होते हैं ये उत्तर भारत के मंदिर हैं। लेकिन अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली कौन से, जो साउथ के यानी दक्षिण के जो मंदिर हैं, दक्षिण के मंदिर ये द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। इनमें गुंबद नहीं होती है, ये इस प्रकार के कुछ बनावट के मंदिर होते हैं इस प्रकार के, और इनमें कुछ स्थापत्य कलाएं विकसित की गई होती हैं। तो इस प्रकार के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली के कहलाते हैं। और जो बेसर शैली होती है, तो बेसर शैली क्या होती है, बेसर शैली के अंतर्गत नागर और प्लस द्रविड़ इन दोनों की जो शैलियां मिल करके जो शैली बनती है वो होती है बेसर शैली। इसके अलावा जो पंचायतन शैली है, पंचायतन शैली का अर्थ ही आप देख रहे हैं, पंच से क्या निकल रहा है आपका 5, पंच से क्या निकल रहा है 5। तो जो मंदिर है इसका जो मुख्य द्वार है, मंदिर के मुख्य द्वार पर
4 जो सहायक मंदिर है, 4 मंदिरों का समूह होता है, 4 मंदिरों का समूह वो सहायक रूप से मुख्य द्वार पर बने होते हैं। और उस प्रकार की जो मंदिर की शैली होती है जहां पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं मुख्य द्वार पर और वो एक पूरा समूह बनाते हैं मंदिरों का, तो इस प्रकार का जो मंदिर की शैली होती है उसे बोलते हैं पंचायतन मंदिर की शैली। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि स्मारकों के अंतर्गत सार्वजनिक भवन, मंदिर, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधियां कुछ हैं। इनसे क्या होता है, इनसे तत्कालीन जो स्थापत्य या मूर्ति कला है उसकी जानकारी मिलती है। मूर्ति कला 2 प्रकार की, मूर्ति कला 2 प्रकार की, गांधार और आपकी मथुरा शैली होती है, गांधार और मथुरा शैली है। इसके अलावा अगर मंदिरों की बात करें तो मुख्य रूप से 4, नागर, द्रविड़, बेसर और पंचायतन, ये मथुरा जो मंदिरों की शैली है बनावट की। पंचायतन मंदिर में कुछ उदाहरण अगर देखेंगे तो कंदरिया का महादेव मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये कुछ मंदिर हैं जो पंचायतन शैली के हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि गुप्तकालीन मंदिर हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से ही हुई है, तो गुप्त काल के कुछ मंदिर हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो गुप्त काल के कौन से मंदिर हैं, इनकी क्या अवस्थिति है, तो ये पूछा जा सकता है। तो जैसे भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है, नशना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतर गांव का ईंट का मंदिर, ये यूपी में जो कानपुर है, यूपी में कानपुर में ये मंदिर है, ईंट का मंदिर है, पूरा ईंटों से बना हुआ है और ये मुख्य रूप से गुप्त काल के मंदिर हैं। इसके अलावा कुछ स्मारकों को मैंने आपको बताया कि देशी और विदेशी में इनका विवरण जो विभक्त किया हुआ है। तो देशी जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हस्तिनापुर और नालंदा, ये देशी स्मारक हैं। विदेशी स्मारकों के अंदर कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर है। इसके अलावा बाली क्या है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। बाली क्या है, बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप है। वहां पर बाली से कुछ प्राप्त मूर्तियां हैं, बोर्निया के मकरान से कुछ प्राप्त जो प्रतिमाएं हैं उनसे उसके कालक्रम का होने का पता चलता है और भारतीय जो संस्कृति है इसके विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने स्मारकों को देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ मृदभांड और कुछ चित्रकलाएं। अब हम देख लेते हैं कुछ मृदभांड और कुछ चित्रकला को। तो यहाँ पर अगर मृदभांड को देखें तो मृदभांड क्या होते हैं, जो भी कलात्मक प्रगति होती है। मृदभांड क्या होते हैं, मुख्य रूप से आप देखेंगे मिट्टी के पके हुए ये बर्तन होते हैं जो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार के जो ये मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं, ये टोटीदार भी होते थे, तो और इनकी जो बनावट है उसके हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया, तो इनकी कलात्मक प्रकृति का इससे पता चलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसे मृदभांड थे जो काल विशेष थे, जैसे कि हड़प्पा काल के कुछ जो मृदभांड थे वो लाल कलर के थे। हड़प्पा काल के कुछ जो मृदभांड थे वो लाल कलर के थे। उत्तर वैदिक काल होते होते जो मृदभांड थे ये चित्रित धूसर मृदभांड बन गए थे। चित्रित धूसर का मतलब हो गया कि इन पर चित्र जो है वो उकेरा जाने लगा, तो चित्रों के माध्यम से इन मृदभांडों को बनाया जाता था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मौर्य काल के हम मृदभांडों को देखेंगे तो काले और पॉलिशदार ये मृदभांड होते, तो इससे क्या था, काल क्रम की प्रगति, इनकी जो कलात्मक प्रगति है उसके विषय में जानकारी मिलती है इन जो मृदभांडों से। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मृदभांडों का भी एक विशेष महत्व है। इसके अलावा अगर हम कुछ चित्रकला को देखेंगे तो चित्रकला के अंतर्गत क्या होता है, काल विशेष की उन्नति और उसकी जो भावुकता है उसका पता चलता है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ गुफाएं थी, जैसे कि भीमबेटका की गुफा। इस भीमबेटका की गुफा के अंतर्गत चित्रकारी हुई है, बहुत उन्नत चित्रकारी हुई है। तो इससे उस समय के समाज की जो कुछ दशाएं, उनके कुछ उनकी सांस्कृतिक इनकी जानकारी मिलती थी। इसके अलावा भीमबेटका के जो कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है, ये गुफा चित्र है यहाँ से। इसके अलावा जो अजंता है और बाघ की गुफा है, अजंता और बाघ की गुफा गुप्त काल की उन्नत संस्कृति है उसके विषय में बताती है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि जो चित्रकलाएं हैं ये सांस्कृतिक विविधता को दिखाती है।
सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत किस प्रकार से इनकी जो कलाएं हैं उनमें विविधता है, भावुकता है और सांस्कृतिक विविधता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके अंतर्गत हमने अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, मृदभांड और चित्रकलाओं को देखा है। तो इस प्रकार से हमने साहित्यिक और पुरातात्विक जो स्रोत है उनको संपूर्ण रूप से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे और इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसके अंतर्गत जितने भी तीनों स्रोत हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।